शिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में पहुंचे और यहां डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 75% नौकरी में आरक्षण का कानून लागू होने पर उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि प्रदेश का युवा अपने प्रदेश में अपनी रिहाइश के पास रोजगार प्राप्त कर पाएगा। तमाम प्राइवेट सेक्टर के रोजगार में देने के लिए जो लागू हुआ है, आज आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक ये लैंडमार्क है जो हमारा लोकल स्किल्ड यूथ है, उसको अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपने प्रदेश में अपनी रिहाइश के पास अब रोजगार प्राप्त कर पाए। एक समय रहा है जब बड़े बड़े उद्योगों में निरंतर लोकल कैंडिडेट था, मगर 2-3 ऐसी घटनाएं हुई 2008 और 9-10 के अंदर, जिसके बाद एक ग्लास सीलिंग हमारे प्रदेश में आई और लोकल कैंडिडेट्स को धीरे धीरे रोजगार से बाहर। हमने एक एक्ट प्रपोज किया और एक्ट के अंदर तमाम इंडस्ट्री के लोगों से निरंतर चर्चा भी करी, पूछा भी और उनसे निरंतर संवाद के बाद विधानसभा के माध्यम से इस एक्ट को अमली जामा पहनाने का काम और 15 तारीख की रात 12 बजे या 16 तारीख की सुबह प्रातः से हरियाणा प्रदेश के तमाम प्राइवेट सेक्टर के, चाहे वो कॉरपोरेशंस हो, एलएलपीज हो, ट्रस्ट सोसाइटीज हो, 10 से ज्यादा लोग जहां नौकरी करते हैं, उनको अब हमने बाधित किया है कि वो अपनी पूरी एम्प्लॉयमेंट का डाटा जो एग्जिस्टिंग है, HUM जो हमारा हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम है, उसके माध्यम से अपलोड करें और अपनी कंपनी को local.hry जो हमारी लेबर की वेबसाइट, उस पर अपलोड करने का काम जरूर। हर पहले कदम में जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करते तो दिक्कतें आती हैं और 1 साल से निरंतर आईटी सेक्टर के साथ भी, इंडस्ट्री के साथ भी, जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं जो इस प्रदेश की प्रगति का हिस्सा है और पिछले 2 दशकों में हरियाणा को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ओर आगे ले जाने का काम जो कर रहे हैं, उनसे हमने चर्चा की और उसके बाद अगर हमें एग्जेम्पशन देनी पड़ी तो उनसे विचार करके वो एग्जेम्पशंस भी हमने प्रस्तावित करी। जैसे पहली एग्जेम्पशन कि 50,000 में स्किल सेट बड़ा महत्वपूर्ण बनता है, उसको कम कर और इंडस्ट्री ने भी इसका स्वागत किया, 30,000 करने का काम। अंबाला में सांसद रतन लाल कटारिया ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की। उन्होंने भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने और विकास कार्यों में तेजी लाने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। मैं बजट सत्र के अंदर अब की बार अंबाला के विकास के भी बहुत से मुद्दे उठाने वाला हूं, जैसे अंबाला का वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनाना, अंबाला को डिफेंस कॉरिडोर बनाना, यहाँ पर लॉजिस्टिक हब खड़ा करना। इन सब चीज़ों के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों को मिलता रहा हूँ, आगे भी मिलूँगा। जैसे पंचकूला को है, हमने मेट्रोपॉलिटन सिटी बनवाया है और गुड़गांव और फरीदाबाद के बाद ये तीसरा एक खड़ा हो रहा है मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर। और चंडीगढ़ के पैटर्न पर मैं ये चाहूँगा
कि जैसे लूक और बीजर ने चंडीगढ़ का जो है एक वो तैयार किया था सारा प्लान, तो इसी तरह से हमारे अम्बाड़े का प्लान तय हो, पंचकूले का प्लान, जमुनानगर के विकास की बात हो, तो उन सारी चीज़ों। हरियाणा के पड़ोसी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों को लेकर हरियाणा का भी सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। जरूरत पड़ी तो यूपी पंजाब के उम्मीदवार उतारेंगे, ये कहा है दुष्यंत चौटाला ने। साथ ही ये भी कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि रतन लाल कटारिया ने भी कहा है कि कुछ लोगों का काम कहना है, और साथ ही ये भी कहा है कि इनकी अब राजनीतिक जो दुकानें हैं वो बंद हो चुकी है। जहां पंजाब चुनाव की बात है, अकाली दल किसको खड़ा करती है, कहां से खड़ा करती है, ये हरियाणा सरकार का विषय नहीं है। मगर जो चुनावी मैदान में आएगा, हार जीत जो होगी, इसका नतीजा तो 10 मार्च को देश के सामने होगा। और केवल मात्र पंजाब ही नहीं, जो 5 प्रदेश हैं उनके अंदर 5 राज्य हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत होगी और बम्पर जीत होगी। क्यों, हमारा उत्तर प्रदेश से रोटी बेटी का संबंध है, और लोग मोदी और योगी जी के जो काम हुए हैं उसके बारे में चर्चाएं होती है। लोग कहते हैं योगी को लाना है और बीजेपी को बनाना है। देश में ऐतिहासिक हाईवेज की बात करें, भ्रष्टाचार पर लगा, नौकरियों में जो भ्रष्टाचार होता था, आम आदमी परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद के नाम से पहले राजनीति होती है। और जो उत्तर प्रदेश में जो जीत होगी, जो इस तरह के जो वाद रहे हैं, इन सबसे निजात पहले मिली और अभी मिली। देखिए ऐसा है, एक गाना आता है, पता नहीं राजेश खन्ना का हो, पता नहीं किसका है, कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना है। ये जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं ना राजनीति में, कुछ ना कुछ तो सोच से छोड़ेंगे ही है। तो इनकी कोई कहानी नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्यों में भाजपा की सरकार है, 5वें में पंजाब में भी बनने जा रही है। इतने तो वहीं चुनावों को लेकर अभय चौटाला ने भी कहा है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। चौटाला ने यह बात कही है कि पंजाब में अकाली दल और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। में तो अकाली दल की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी। भाजपा को दोनों जगह मुंह की खानी पड़ेगी। जहां भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एसवाइएल के मुद्दे पर बोलते हुए कहा है कि इनेलो सुप्रीमो ने एसवाइएल के लिए बादल साहब का विरोध किया था और आज उसी पार्टी का चुनाव में समर्थन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि एसवाइएल का मुद्दा इनेलो के लिए महज एक ढकोसला था। उन्हीं की पार्टी उनके समर्थन में वहां चुनाव प्रचार में जाने का निर्णय ले रही है। ये एक चीज साबित कर देता है कि एसवाइएल का सारा जो बनाने का और एजेंडा इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा लिया गया, वो एक ढकोसला था। और जो ये उपाधि लेने का शौक है जलयुद्ध की और की, ये केवल मात्र उसके लिए स्टंट था। हरियाणा के हिस्से के पानी की लड़ाई जो कभी इनेलो सुप्रीमो लड़ते थे, आज उनकी पार्टी और उनकी विचारधारा उससे पूरी तौर पर विपरीत चलने लग चुकी है। वहीं अभय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि डाडम हादसे की सीबीआई और किसी जज के द्वारा जांच होनी चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि लोगों का सरकार से भरोसा अब उठ चुका है, सरकार से हर वर्ग नाराज है और सरकार के भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर आ चुका है। सरकार से हर वर्ग काफी परेशान है। ये सरकार जिम्मेवार है पूर्ण रूप से। जिस कंपनी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करी है उसको सरकारी संरक्षण है। जिसको सरकारी संरक्षण होगा, आप मान के चलो उसको कहीं ना कहीं फिर मदद हो जाएगी। इसमें तो जांच ही सीबीआई से होनी चाहिए या किसी जज से जांच होनी चाहिए। इस सरकार पे लोगों का भरोसा खत्म हो गया।
आज अभय सिंह चौटाला बारडीहा के किसान भवन पहुंचे। अभय चौटाला बारडीहा के किसान संगठनों से उन्होंने मुलाकात की और किसानों ने अभय सिंह चौटाला को ज्ञापन भी सौंपा। खराब फसलों की गिरदावरी को लेकर अभय ने कहा कि किसानों के साथ स्पेशल गिरदावरी के मुआवजे को लेकर नाइंसाफी की गई है। वहीं अभय चौटाला ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि सीएम से मुआवजे को लेकर की गई धांधली मांगों को लेकर सीएम को पत्र भेजा जाएगा। मुआवजे के मामले में उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। आया तो 17 करोड़ रुपया था मुआवजे, वितरित 9 करोड़ किया गया, 8 करोड़ वापस दे दिया, जबकि वो स्पेशल गिरदावरी का पैसा था, यहाँ के किसान को मिलना चाहिए था। और यहाँ की तो विधायिका भी आज सरकार में शामिल है, उसकी जिम्मेवारी बनती थी कि वही पैसा इनको दिलवाते, लेकिन क्योंकि वो तो केवल वोट की राजनीति वाले लोग थे। आज इन्होंने मुझे अपने मांग पत्र में ये बात दी है, लिख करके मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा, इनका पैसा इनको दिया जाए। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन लगातार ही जारी है। करनाल के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश भी की गई। वहीं सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने विधायक मोहनलाल बडोली के आवास का घेराव किया तो वर्कर्स ने 25 जनवरी तक हड़ताल का नोटिस भी दिया है। वर्कर्स ने बताया है कि आज पूरे प्रदेश में विधायकों और मंत्रियों के आवास की घेराबंदी की जाएगी। वहीं फरीदाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सेक्टर 12 के लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। वर्कर्स ने जिला उपायुक्त को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है और महिलाओं का कहना है कि पिछले 3 साल से उनका मानदेय नहीं दिया गया और कई बार बीएलओ से भी बात की गई है, लेकिन मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को 1000 रुपये दिया करती है, जो कि पिछले 3 साल से नहीं दिया गया है। तो 4 तस्वीरें करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत और रेवाड़ी से, जहां इसी तरह से प्रदेश भर में आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं रेवाड़ी में अपनी मांगों को लेकर 42 दिन से धरने पर बैठे आंगनबाड़ी वर्कर्स को समर्थन देने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव और किसान नेता योगेंद्र यादव पहुंचे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव और किसान नेता योगेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि हर आपदा की घड़ी में फ्रंटलाइन में खड़ी आंगनबाड़ी वर्कर्स, इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की जा रही है। जैसे हरियाणा सरकार वर्ष 2018 में इसे लागू करने का लिखित पत्र भी दे चुकी है और देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी भी आश्वासन दे चुके हैं। इस जायज मांग को लागू करने में आपत्ति कहां आ रही है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये तो भाजपा की फितरत है। आपने देखा होगा कि जो अपराधी लोग हैं यूपी के अंदर, जो अजय टैनी है जिसने किसानों के ऊपर ट्रक चढ़ाया, उसका कुछ नहीं किया। एक दूसरा जैन था, उसके यहाँ छापा मार दिया, अपना खुद का आदमी निकला, फिर बोले जी हमारे से गलती होगी। यहाँ तक कि जो एंकर है आज तक की, उसने मान लिया कि गलती से भाजपा के यहाँ इन्होंने छापा मार दिया। तो ये तो जो हैं लोग जन विरोधी हैं, ना तो इन्होंने देश की आज़ादी में कभी हिस्सा लिया। आरएसएस के लोग जो हैं, क्वीन जो थी एलिजाबेथ, उसको जाकर सलूट मारते थे। सरकार का अहंकार है। मैं समझता हूं कि दूसरी बार जीत के जब से मोदी जी आए हैं और खट्टर जी आए हैं, दोनों में इतना अहंकार आ गया है कि बिल्कुल न्यूनतम जो है अधिकार वो भी मानने को तैयार नहीं है, न्यूनतम मांग मानने को तैयार नहीं है। और इनको लगता है, धमकाया जा रहा है इनको कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। अरे भाई नौकरी दे तो दो, बाद में निकाल लेना, आप कर्मचारी बना तो दो। इनको धमकाया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है। लेकिन मैं सलाम करता हूं इस संघर्ष का कि ये संघर्ष के ऊपर कायम है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से किसान आंदोलन ने सरकार को घुटने पे बैठाया था, उसी तरह से आंगनबाड़ी कर्मचारियों का ये आंदोलन भी अपनी सर्वथा उचित मांग में सफल होगा। फरीदाबाद में ओमिक्रॉन के अब तक 45 मरीज आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि इनमें 44 मरीज होम आइसोलेट किए गए हैं और ठीक भी हो चुके हैं, जबकि एक मरीज की रिपोर्ट आना भी बाकी है। फरीदाबाद सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता के मुताबिक लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और किसी भी मामले में मरीज को अस्पताल दाखिल करने की भी अभी जरूरत नहीं पड़ी है। उनसे बात के हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा ने दिखाते हैं आपको। में ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर इस वक्त हम
फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता जी के पास हैं। आइए जानते हैं कितने ओमिक्रॉन के केस ट्रेस हुए हैं और उनकी पोजीशन क्या है और कितने ठीक हो चुके हैं और कितना पैनिक लोगों को नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। आइए जानकारी लेते हैं। स्वागत है सर। हम धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पर टोटल 45 केस ओमिक्रॉन के आए हैं। 32 पहले थे, उसमें 13 और ऐड हो गए हैं, लेकिन सारे ही मरीज़ होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो गए। एक मरीज़ अभी पॉजिटिव है, वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, उसका टेस्ट कराएंगे। तो ओमिक्रॉन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। होम आइसोलेशन में रहें, प्रॉपर दवाइयाँ लें, रेस्ट करें और पानी खूब पिएँ और अपने मास्क लगा के रखें। जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। ये सभी केस जल्दी ही ठीक हो रहे हैं। तो पहले जिस तरह की दहशत थी कि ओमिक्रॉन जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है, तो उसको लेकर आप क्या क्लैरिफाई करना चाहेंगे? ओमिक्रॉन जो अब तक हमारे पास केसेस आए हैं और गुड़गांव और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आए हैं, वो तेज़ी से तो फैल रहा है, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है। सभी मरीज़ होम आइसोलेशन के अंदर ठीक हो रहे हैं। तो हम सब ने पैनिक नहीं करना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट और होम आइसोलेशन रखना है, जिससे कि आप ठीक हो सको। तो ये ओमिक्रॉन के जो भी केस हैं, ये लोकल स्तर के हैं या सारे ही विदेशों से आए हुए हैं? नहीं, काफ़ी सारे लोकल स्तर के हैं। इसमें से 23 केसेज हैं जिसमें फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री है, बाकी एक की कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, बाकी सब लोकल ही लेवल पे है। तो अगर आप आखिरी सवाल, जो लोग हैं जो अभी संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से, वो ओमिक्रॉन का खौफ भी उनमें फैल रहा है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपने कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहनें, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करें। यदि आपको कोरोना हो जाता है तो होम आइसोलेशन में रहें जब तक कि आप में कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं आते हैं। यदि सिम्टम है तो फिर आप आगे अपना इलाज कराएं। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है, ज़रूर से ज़रूर लगवाएं, उसी से आप ठीक होंगे। तो अगर ओमिक्रॉन का जो केस होता है उनको वैसे किस तरह का डायग्नोज किया जाता है? ये जीन सीक्वेंसिंग के थ्रू पता पड़ता है कि कौन सा वेरिएंट है, उसके अंदर ओमिक्रॉन का पता पड़ता है। तो उनका जो इलाज है, किस तरह की मेडिसिन या खान पान कैसा होना चाहिए? जनरल जो इलाज है और कोरोना के पेशेंट का सेम इलाज इन्हीं का है। और पानी खूब पीना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, रेस्ट करना है और एहतियात बरतना है, उसी से आप ठीक होंगे। तो ये थे सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता, जिनका कहना था कि ओमिक्रॉन के केस जो भी आए हैं वो तमाम घर पर ही ठीक हो गए हैं। किसी किस्म का लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं। कोरोना जैसे ही सिम्टम है और कोरोना की तरह ही इसका इलाज है। इसमें कोई नई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ इसमें घर में होम आइसोलेट होना है, रेस्ट करना है, मेडिसिन खानी है, अच्छी डाइट खानी है। इससे जो है ओमिक्रॉन के पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो रहे हैं। कैमरामैन मंजीत के साथ सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, फरीदाबाद। यमुनानगर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिला जेल अधीक्षक और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कई डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जिले के अंदर 24 घंटे में 155 नए केस दर्ज किए गए हैं और जिले में अब 793 एक्टिव केस भी हैं। सीएमओ का कहना है कि 1 जनवरी के बाद से कोरोना के मामलों में थोड़ी तेजी आई है। कोरोना से बचने के लिए जहां वैक्सीनेशन जरूरी है, तो बीमारियों से ग्रसित और बुजुर्गों को बेवजह घर से बाहर निकलने से बचना भी जरूरी है। लोगों को सार्वजनिक जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। सीएमओ ने कहा है कि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना के मरीजों में ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं है। फिर भी सभी को सतर्कता बरतनी चाहिए। बल्लभगढ़ में यूरिया खाद की किल्लत से किसान बहुत परेशान है। किसान सेवा केंद्र पर किसानों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। पुलिस की निगरानी में किसानों को यूरिया खाद बांटा जा रहा है। यूरिया की कमी से किसान गुस्से में हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।